हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहिल और आप देख रहे हैं स्नेहिल 360। आज हम बात करने वाले हैं जो भी हमारे भाई लोग, किसान भाई लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं, बटेर फार्मिंग कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्मिंग में अलग अलग ब्रीड का काम कर रहे हैं। आज उनको अपनी फार्मिंग में किस तरीके से फार्मिंग करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, कैसे अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहिए और किन किन चीज़ों से उनको सावधान रहना चाहिए। जैसे कि आज हम यूट्यूब में देखते हैं कि यूट्यूब में चारों तरफ फैला हुआ है कि भाई ये पाल लो लाखों कमा लोगे, ये पाल लो हज़ारों कमा लोगे, वो पाल लो करोड़ों कमा लोगे। तो क्या सच में ऐसा हो रहा है? क्या हम इस तरीके से किसी भी अगर ब्रीड को यूट्यूब में देख के ले आए अपने फार्म पे, उनका पालना स्टार्ट कर दिया, उसकी फार्मिंग कर दी, और क्या हमको सच में इतने पैसे बच रहे हैं? क्या यूट्यूब पे जो दिखाया जा रहा है वो सही है? तो चलिए आज इस बारे में बात करते हैं। किसान फार्मिंग कर रहे हैं या जो भी हमारे भाई फार्मिंग में आना चाहते हैं, उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको फार्मिंग करने के दौरान या फार्मिंग स्टार्ट करने के पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि आप यूट्यूब में जितनी भी जानकारी फैली हुई गलत जानकारियों से आपको बच के रहना है। यूट्यूब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सी ब्रीड जो है अभी मार्केट में ट्रेंड में चल रही है, कौन सी चीज़ की सप्लाई आसानी से हो सकती है, कौन सी चीज़ आपके एरिया में मार्केट में अवेलेबल है, उसकी डिमांड है। आप यूट्यूब से इस तरीके का डायरेक्शन ले सकते हैं। लेकिन आप यूट्यूब से अगर फार्मिंग करना सीख रहे हैं तो वो गलत है। फार्मिंग करने का मतलब मेरा ये है कि यूट्यूब से आप उनका काम करने का तरीका सीख सकते हैं। लेकिन आजकल यूट्यूब उसको एकदम हाइपोथेटिकल वे में बता रहा है कि भाई आप ये रख लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना। सबसे बड़ा मिथ यही है कि आप यूट्यूब से देख के कभी फार्मिंग ना करें। यूट्यूब से आप ट्रेनिंग रख सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने एरिया में किसी भी लाइव स्टॉक की फार्मिंग करना चाहते हैं तो उसके ऊपर रिसर्च आप खुद करें। यूट्यूब पे देख के आप विश्वास ना करें कि भाई ये बर्ड हमारे मार्केट में यहाँ पे आप जो आपका जो लोकल एरिया है वहाँ पे उसकी डिमांड कितनी है, कितने में उसको सेल कर सकते हैं, क्या उसकी कॉस्टिंग आएगी मुझे उसकी फार्मिंग करने में, और कितना पैसा आप उस ब्रीड से बचा सकते हैं। आपको रिसर्च अपने लेवल पे करना है। आपको जाके सारे मार्केट छान मारने हैं, आपको जाके सारे किसानों से बात करना है कि ये ब्रीड हमारे एरिया में पल सकती है कि नहीं, क्या इस ब्रीड की सेलिंग करने में हमको अपने एरिया में दिक्कत आ रही है। ये सब सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन आपको खुद से लेना होगा। आप यूट्यूब में ज़्यादातर जो वीडियो डले होते हैं वो आप ये समझ के चलिए कि अगर आप एमपी में बैठे हुए हैं तो आप आधे से ज़्यादा वीडियो यूपी के देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के देख रहे हैं, महाराष्ट्र के देख रहे हैं। लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश के किसी छोटे से गांव में बैठे हुए हैं तो आपके लिए वो चीज़ करना बहुत कठिन हो सकता है। वो जहाँ से आपको वीडियो दिखा रहे हैं वो मार्केट के आसपास का होता है, बड़े शहर के आसपास का होता है, या गांव का ऐसी जगह का होता है जहाँ से उनकी सप्लाई काफ़ी अच्छी होती है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। आपको हमेशा फार्मिंग करने के पहले ये देखना है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आप कहाँ रह रहे हैं, और आपको किस ब्रीड का चुनाव करना है ताकि आपको उसको सेल करने में कभी दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ जिससे आपको सावधान रहना है पूरी फार्मिंग के दौरान, आज अगर आप देश की स्थिति देखिए तो देश में अभी कारपोरेट किसान और देश के असली किसानों के बीच झगड़ा चल रहा है। कारपोरेट किसान से मेरा मतलब है कि ऐसी कंपनियां जो मार्केट में उतरी हुई है पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए, फिश फार्मिंग करने के लिए, उन्होंने किसानों का पूरी तरीके से शोषण करके रखा हुआ है। किसान आज जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं, लेयर फार्मिंग कर रहे हैं, उनकी आज हालत ख़राब है। जो बड़े लेवल पे कर रहे हैं वो उनकी आप बात छोड़ दें, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा स्टॉक होता है कि वो कैसा ना कैसे करके आप पैसा बचा ही लेते हैं। लेकिन हमारे जो आज 2-4 हज़ार के, जो 1,000-2,000 का बर्ड का जो हमारा फार्मर है, जो कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, वो पिछले कई सालों से फार्मिंग कर रहा है लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति रत्ती भर भी सुधार नहीं पाया। वो 10 साल पहले जहाँ था आज भी वहीं है। तो ऐसी कंपनियों से भी आपको बच के रहना। अगर आप खुद का काम कर सकते हैं तो आप खुद के काम के लिए मेहनत कीजिए, किसी कंपनी के लिए काम मत कीजिए। कारपोरेट किसान, मैं उन कंपनियों को कहता है जो आज फार्मिंग करा रही, बड़ी बड़ी कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिन्होंने पूरे देश में किसानों का शोषण करके रखा है। पिछले 1 या 2 साल पहले ऐसी कंपनियां उतरी थी फिश फार्मिंग में, जिन्होंने किसानों की ज़मीन को उनसे लीज पे लिया, उनके नाम पे लोन करवाया और सब्सिडी लेके भाग गए और किसानों को कर्जे में डुबा दिया। हमारे अभी ऐसे देखने मिला, लोकल में काफ़ी ज़्यादा किसानों ने उनको अपनी ज़मीन दे दी, तालाब बना के दे दिया। उनको ये बोला गया कि हम आपको महीने का 10,000 15,000 रेंट देंगे, आपके एक लड़के को काम भी देंगे
और पूरे साल में जितना भी कल्चर निकलेगा उसमें आपका प्रॉफिट में परसेंट भी रहेगा। तो उन लोगों ने बिना सोचे समझे, जो हमारे भोले भाई किसान रहते हैं, अपनी ज़मीन दे दी, अपना सब कुछ दे दिया, और आज 1 साल बाद वो सारी कंपनियां छोड़ छोड़ के भाग चुकी है। उनका सारा पैसा लेके, सारा मछली, सारा माल लेके वो गायब हो चुके हैं और किसान कर्ज में डूबा हुआ है। तो आपको बहुत सोच समझ के फार्मिंग करनी है। कभी भी आप ये ना समझे कि मैं किसी कंपनी के थ्रू काम करूंगा तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनियां आपको कभी ऊपर नहीं आने देती। जो हालत आपकी आज से 8 साल पहले थी उससे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते, इससे ज़्यादा ऊपर आप नहीं जा सकते। तो क्यों ना आप ऐसा करें कि खुद का काम, छोटा काम स्टार्ट करें, धीरे धीरे उस पर मेहनत करें, अपनी मार्केटिंग करें और खुद के काम को बड़ा बनाएं। एक ऐसी ही फर्जी कंपनी, फ्रॉड कंपनी का आपको मैं प्रूफ भी दे देता हूँ। हमारे बालाघाट, मंडला और सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के आसपास एक ऐसी कंपनी ने काफ़ी सारे फार्मरों के साथ ठग किया। उनका पैसा लेके वो कंपनियां भाग गई। उसका नाम है आदिवासी कोयातुड़ किसान संघ। ये इसका जो हेड ऑफिस है मंडला जिले में स्थित है। इन्होंने बहुत सारे किसानों के साथ फ्रॉड किया है। मेरे पास कई ऐसे किसान आए, कई ऐसे किसानों ने कॉन्टेक्ट किया है कि फलानी फलानी कंपनी ऐसे थी, उन्होंने हमारे साथ बटेर फार्मिंग के नाम से बहुत बड़ा फ्रॉड किया, उनका पैसा लिया और उनको ठग के वो कंपनियां चलेगी। और वो किसान पहले ही अपने बटेर फार्मिंग के पहले ही बैच में पूरी तरीके से नुकसान में आ गया। हमारे किसान भाइयों के पास जो उनकी जमा पूंजी होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो एक सीमित मात्रा में होती है। तो इसको इन्वेस्ट करने से पहले आप अगर किसी भी फार्मिंग पे या किसी भी ब्रीड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर ले, उसका अच्छे से नॉलेज ले ले, उसके बाद ही इसकी फार्मिंग स्टार्ट करें। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी ब्रीड की फार्मिंग करते हैं, अगर बटेर फार्मिंग करते हैं, फिश फार्मिंग करते हैं, पोल्ट्री में कुछ और करते हैं, तो आपको पहले छोटे से स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले उसको सीखना है। एक बैच आप उसका छोटा स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी में मत पालिए। अगर आप बटेर पाल रहे हैं, अगर आप मछली पाल रहे हैं, अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं, आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप जब पहला बैच डालें, सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग लें। ट्रेनिंग लेने के बाद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, आपसे कुछ गलती हो जाती तो आप पहली बार में ही लॉस में चले जाएंगे और आपको लगेगा कि ये लॉस का धंधा है, इसको नहीं करना चाहिए। तो आप सबसे पहले कम से स्टार्ट करें, कम से स्टार्ट करें और उसको सीखें। उसको सीखने के बाद धीरे 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 अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। तो हमको समझदारी से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। और इस तरीके से अगर हम फार्मिंग करेंगे तो ही हम फार्मिंग की दुनिया में सक्सेस हो पाएंगे। अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि सबसे सही होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मतलब एकीकृत कृषि मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपके लिए आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं। अगर आप बटेर पालेंगे तो आपका आय का स्रोत मात्र एक रहेगा। अगर आप मछली पालन करेंगे तो आपका आय का स्रोत एक ही रहेगा। अगर आप मुर्गी पालन करेंगे तो आपका आय का स्रोत एक ही रहेगा। लेकिन हमको किसी एक ब्रीड के पीछे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करके हमको तीनों चारों चीज़ों को समाहित करके इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है, जहां हम बटेर की भी फार्मिंग करेंगे, मछली की भी फार्मिंग करेंगे और मुर्गी की फार्मिंग करेंगे। और जो कोई भी किसान हमारा गोट फार्मिंग करना चाहता है तो उसकी भी फार्मिंग करना चाहता है। हमको फार्मिंग करते समय ये मॉडल रखना है कि हमको इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल पे ही काम करना है। आपको एक ऐसा मॉडल बनाना है जहाँ पे आपके आय के स्रोत एक से अधिक हो। वो 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, आप जितना चाहें आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के आधार पर, जिससे कि अगर कभी भी आपका किसी एक कल्चर में नुकसान होता है तो दूसरा कल्चर आपका उसकी भरपाई कर देता है, उसका प्रॉफिट उसकी भरपाई कर देता है। क्योंकि फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा उद्योग है, इसको हम उद्योग तो नहीं मानते, इसको हम एग्रीकल्चर के थ्रू ही लेते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम लाइफ स्टॉक की फार्मिंग करते हैं और इसमें थोड़ा सा रिस्क कहीं ना कहीं होता ही है। तो आपको एक ऐसा मॉडल पे काम करना है एकीकृत फार्मिंग के, जहाँ पे आपके आय के स्रोत एक से अधिक हो, जिससे कि आप साल भर में आपके फाइनेंशियल ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी गेन कर सके, जिसमें रिस्क भी कम हो जाता है किसी भी तरीके के एक साथ नुकसान का। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में हम सबसे पहले आज बात करेंगे मछली पालन की, यानी फिश फार्मिंग की। मछली पालन के बारे में अगर मैं डिटेल में बात करना चाहूँ तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। कुछ खास ऐसी बातें हैं जो आपको फिश फार्मिंग के दौरान याद रखनी है, पूरे के पूरे थ्रू आउट द कल्चर, जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। तो सबसे पहले हमको बात करनी कि आज फिश फार्मिंग किस ब्रीड की हो रही है।
हमारा जो फिश फार्मिंग का ट्रेडिशनल तरीका था उसमें हम आईएमसी की फार्मिंग करते थे। रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, ये मछलियां हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाली जाती थी। लेकिन मॉडर्न डे फिश फार्मिंग पूरी तरीके से टिकी हुई है कैट फिश पर। कैट फिश में भी एक ही ब्रीड ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पाली जाती है, जिसको हम पंगेसियस कहते हैं या रूपचंदा के भी नाम से जानी जाती है। तो अगर हम पंगेसियस की फार्मिंग कर रहे हैं तो सिर्फ पंगेसियस की फार्मिंग ना करें, उसके साथ में एक और दो ब्रीड हम जो ऐड कर सकते हैं वो है रूपचंदा है, कॉमन कार्प है और ग्रास कार्प है। अगर हमारी मछली को देंगे, अगर हम पंगेसियस को अगर फीड देंगे तो उसके साथ साथ हमारी रूपचंदा भी ग्रोथ करेगी, ग्रास कार्प भी ग्रोथ करेगी और कॉमन कार्प भी ग्रोथ करेगी। सबसे पहले अगर हम फिश फार्मिंग की बात करें तो अगर आप रूपचंदा की, कॉमन कार्प की और पंगेसियस की फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी छोटा बच्चा नहीं डालना, जीरा बच्चा नहीं डालना। अगर आपके पास हैचरी है तो आप जीरा बच्चा डाल सकते हैं। अगर आप एक ही पॉन्ड से फार्मिंग कर रहे हैं तो हमेशा फिंगर साइज के ऊपर का बच्चा लेके आए। फिंगर साइज के ऊपर का बच्चा लेके आएंगे तो आपके कल्चर का ड्यूरेशन जो है बहुत कम हो जाएगा। आप 6 से 7 महीने अपनी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं मछली की। दूसरी चीज, कभी भी आपको जो हम फीड लेते हैं मछलियों के लिए, एक साथ फीड लेना है। आप ऐसा नहीं कि 2 बैग, 4 बैग, 5 बैग हर हफ्ते लेके आ रहे हैं, इससे आपके पूरे कल्चर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अपने एरिया के किसी डीलर से बात करेंगे या कंपनी से बात करेंगे, आपको सबसे पहले कैलकुलेशन करना है कि आपको पूरे कल्चर के दौरान कितना फीड आपको लगने वाला है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप कंपनी से बात करेंगे तो वो आपको डीलर रेट में दाना देगा। डीलर रेट में कंपनी आपको मछली का फीड देगी, जिससे आप पूरे कल्चर में, आप यकीन नहीं मानेंगे, 20 से 25 हज़ार रुपये की आप पूरी की पूरी सेविंग करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आपके पास पूरे कल्चर के लिए पैसा हो तभी आपको मछली पालन करना है, वरना अगर आप 2-2, 4-4 बैग हर हफ्ते, महीने में खरीदेंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप पंगेसियस की फार्मिंग करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि थोक में आपके एरिया में उसका क्या रेट मिल रहा है। कम से कम मेरे हिसाब से 110 रुपये तो आपको थोक में मिलना ही चाहिए। चिल्लर में 160, 180 रुपये आपको उसका मिल जाता है आसानी से। अगर आपको 100 रुपये के नीचे या 90 रुपये के आसपास अगर आपको पंगेसियस मछली का थोक का रेट मिल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा उसमें पैसा नहीं कमा पाएंगे। अभी आज के सिनेरियो की मैं बात करूँ, वर्तमान सिनेरियो की, तो ये हो चुका है कि पिछले 4 या 5 सालों में मछलियों का दाना काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता था, लेकिन आज हम बात करें तो मछलियों का दाना दिनों दिन उसका रेट बढ़ता जा रहा है और मछलियों की थोक की कीमत आज भी वही है जो 5 साल पहले थी। इसलिए आपको फार्मिंग करने के पहले, फिश फार्मिंग करने के पहले आपको काफ़ी ज़्यादा चालाकी से काम करना होता है कि आप कैसे हर चीज़ का मैनेजमेंट करेंगे। मछलियों को फीड भी जो देंगे वो कैलकुलेट करके देंगे। ऐसा नहीं कि आपने फीड उठाया, जब तक मछलियाँ खा रही देते जा रहे हैं, क्योंकि आप उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर फीड उनको खिलाएंगे तो फीड आप उनका वेस्ट हो जाएगा, वो मछलियों की बॉडी को। इसके बाद हम अगले ब्रीड की बात करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में, वो है बटेर पालन। बटेर पालन में आज किसान इतना अच्छा प्रॉफिट इसलिए बुक कर पा रहा है क्योंकि उसमें अभी हमारे कॉरपोरेट किसान जो वो घुसे नहीं है। कॉरपोरेट किसान के हाथ में ये है ही नहीं है और कंपनियां इसकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने लगे तो इसका हाल भी ब्रॉयलर की तरह हो जाएगा और किसान इसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएगा। तो आज अगर कोई फार्मर नई ब्रीड की फार्मिंग करना चाहता है तो वो सबसे अच्छी है बटेर। बटेर कम इन्वेस्टमेंट है, बच्चा सस्ता आता है, फीड कम खाता है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बीमारियां नहीं के बराबर है, दवाइयां नहीं के बराबर लगती, तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और प्रॉफिट बहुत अच्छा आप इसमें बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट इसलिए आप इसमें अच्छा बुक कर सकते हैं क्योंकि इसका रेट, थोक का हो, चिल्लर का हो, फार्म रेट हो, ये सब किसान के हाथ में रहता है। आप इसमें रेट जितना भी आप खर्च कर रहे हैं उसका पूरा कैलकुलेशन निकाल के जितना पैसा उसमें कमाना चाहते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। इतना इसके आप बटेर फार्मिंग के दौरान आपके हाथ में होता है कि इसका रेट आप खुद तय कर सकते हैं। सबसे अच्छी इसकी बात होती है और सबसे अच्छी बात यह है बटेर फार्मिंग की कि इसको लोग पसंद कर रहे हैं। इसको खाने के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं जिसके कारण लोग इसको पसंद कर रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रचलन में आ रहा है और काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ भी चुका है। तो अगर आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग में कोई चीज़ ऐड करें ना करें, लेकिन बटेर फार्मिंग जरूर ऐड करें क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है और कभी आपके हाथ से कुछ गलती हो जाए फार्मिंग के दौरान तो आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। आप इसमें आगे चल के भी इसकी फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें इतना बड़ा लॉस नहीं होता है कि आपका पूरा फार्म ही डूब जाए।
तो आप बटेर फार्मिंग, लेकिन हाँ, अगर हम बटेर फार्मिंग खुद कर रहे हैं, किसी कंपनी के थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो उसका सबसे टफ पार्ट ये होता है, उसमें सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि इसको आपको खुद ही सेल करना है, खुद सेल करना है, इसकी मार्केटिंग खुद करना, ये ही इसमें दो चीज़ें काफ़ी टफ है। लेकिन अगर आप इसके पीछे भी मेहनत करेंगे तो आपका बटेर भी काफ़ी आसानी से बिक जाएगा। थोड़ी आपको शुरुआत में समस्या होगी, लेकिन जैसे 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 आपका मार्केट बनता जाएगा, आपकी मार्केटिंग अच्छी होते जाएगी, आपकी बटेर की सेल उतनी ही ज़्यादा बढ़ते जाएगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में उसके अंदर पोल्ट्री के अंदर हम एक दो ब्रीड का और पालन कर सकते हैं, वह है सोनाली मुर्गी। सोनाली मुर्गी आज के समय में बहुत ज़्यादा डिमांड पे है, क्योंकि सोनाली मुर्गी खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, उसमें बीमारियां कम होती है और वो लगभग देसी मुर्गियों की तरह ही पाली जाती है। आप इसको कुछ भी दे दें, आप इसको होटल का वेस्ट उठा के देते, सब्जी भाजी का वेस्ट दे दे, या आप इसको फ्री रेंज भी पाल सकते हैं। तो ये किसानों के लिए एक ऐसी ब्रीड है जिसको आप आसानी से पाल सकते हैं, पूरी तरीके से फीड पे निर्भर नहीं है। शुरुआती दिनों में आपको इसको फीड देना है, उसके बाद आप इसको फ्री रेंज में भी पाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, आप इसका मीट बेच के तो पैसा कमा ही सकते हैं, आप इसका अंडा भी बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो ये सोनाली जो ब्रीड है आपका मीट पर्पज से भी काम आ सकती है और लेइंग पर्पज से भी काम आ सकती है। तो इसको भी आप अपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। सोनाली मुर्गी अभी के समय में इसका बाजार भाव काफ़ी अच्छा है, इसके चिक्स काफ़ी सस्ते मिलते हैं। बस आपको इसकी ब्रीड पहचानते आनी चाहिए, इसकी मार्केट की आपको लोकेशन पता करना है कि ये मार्केट में कहाँ कहाँ पे थोक में सेल होता है, चिल्लर में सेल होता है, तो आप इसका फार्मिंग ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग में, तो और भी जो ब्रीड है उसका हम पालन कर सकते हैं, जैसे बकरी पालन, गोट फार्मिंग का भी आप इसकी फार्मिंग कर सकते हैं, और भी कुछ कुछ हैं जो आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। गोट फार्मिंग के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि इसमें इस फील्ड में या गोट फार्मिंग का मुझे जीरो नॉलेज है, कुछ भी मैं गोट फार्मिंग के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरे पास हमारे यहाँ जो जिस इंटीग्रेटेड मॉडल पर काम कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर बटेर पालन है, मुर्गी पालन में हमारा कॉकरेल है और सोनाली मुर्गियां हैं, और साथ ही साथ हम फिश फार्मिंग पे भी काम कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग जब भी आप करें तो ये समझ के करें कि आपके पास आय के स्रोत एक से ज़्यादा होने वाले। अगर आप इंडिविजुअल फार्मिंग करेंगे, किसी एक बर्ड के पीछे जाएंगे, किसी एक लाइफ स्टॉक के पीछे जाएंगे, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन तो घटेगा ही घटेगा, साथ में रिस्क आप ज़्यादा बढ़ा लेंगे। क्योंकि एक ही बर्ड की आप फार्मिंग करेंगे, एक ही ब्रीड की आप फार्मिंग करेंगे, तो अगर कभी उसमें बीमारी आएगी या किसी तरीके की भी का भी डिजास्टर आपके उस बैच में आता है, तो पूरा का पूरा आपका फार्म जो है लॉस में चला जाएगा। तो आपको हमेशा अगर आप फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।